आज मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरा पति मुझे छोड़कर परदेश जा रहा था। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। इस घर में तो और कोई भी नहीं था, ना ही नंदों का झंझट और ना ही मेरी सास ज्यादा बोलती थी। वो तो बीमार अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मुझे लगता था जैसे मैं अकेली ही रह जाऊंगी। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया तो मैं किसके साथ अपने दिल की बातें करूंगी। पर उन्होंने जाते जाते कहा कि तुम आशीष से अपने दिल की हर बात कह सकती हो। ये मेरा छोटा भाई है, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। तुम जो कहोगी वो वैसा ही करेगा, कभी तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करेगा। तुम उसे बिल्कुल मेरी तरह ही समझ सकती हो। वो मेरी ही परछाई है। मेरा छोटा भाई तुम्हारी बहुत इज्जत करेगा, बहुत आदर सम्मान करेगा। पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। भला देवर का पति से क्या मुकाबला। पति से तो औरत फरमाइश करके भी चीज मंगवा सकती है, देवर की मिन्नत खुशामद करना पड़ती है। बहरहाल मैं खामोश हो गई थी। जानती थी कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यहाँ तो बाजार भी दूर दूर थे। मुझे कुछ भी मंगवाना होगा तो देवर को ही बताना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने खामोशी अपना ली थी। मैं अपने पति के जाने के बाद परेशान अपने कमरे में बैठ गई। तभी मेरा देवर आशीष मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी आप मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताना। मेरा एक दोस्त है, उसकी अपनी दुकान है। वो ताजा फल और सब्जियां मुझे दे देगा। रही बात आपके कपड़ों की तो वो भैया जैसे जैसे पैसे भेजेंगे वैसे वैसे मैं आपको शॉपिंग पर ले जाया करूंगा। आपको इतनी शॉपिंग करवाऊंगा कि आपकी अलमारी में कपड़ों की जगह नहीं रहेगी। मैं आशीष की बात सुनकर हंस पड़ी। उसकी उम्र यही कोई 15 से 16 साल होगी, मगर वो बड़ी अक्लमंदी वाली बातें करता था। खैर आशीष के जाने के बाद मेरा दिल कुछ हल्का हो गया था, पर न जाने क्यों मेरी तबीयत कुछ खराब सी थी। थोड़ी देर के बाद आशीष मेरे लिए चाय बनाकर ले आया। बोला कि आप चाय पी लें, आपको खामखा परेशानी हो रही है। चाय देकर वो चला गया। चाय देसी दूध की बनी हुई थी, बड़ी मजेदार थी। चाय पीकर मैं सो गई थी। सोते हुए मुझे पता ही न चला कि कितना वक्त गुजर गया। जब मेरी आंख खुली तो तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं जल्दी में हड़बड़ाकर उठी तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। मैं जैसे ही किचन में पहुंची मुझे सख्त किस्म की उल्टी आई और मैं वहीं पर बैठ गई। अभी मेरी सास किचन में दाखिल हुई। बोली, बहू तुम उठ गई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुबह से मुझे भूख लग रही है। फिर मेरी तरफ देखकर अचानक चौंक गई और पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है। उन्होंने मुझे सवाल भरे अंदाज में देखा और मुस्कुरा कर बोली, मैं मोहल्ले में कमला दाई को बुलाकर लाती हूँ, वह आकर तुम्हें देख लेती है। माँ क्या हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अनजानेपन से कहा। नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता कोई बात नहीं है? हो सकता है कि बड़ी बात हो। ये कहकर वो हंस पड़ी और फिर मोहल्ले से कमला दाई को ले आई। उसने आकर न जाने ऐसा क्या किया कि फौरन माँ को खुशखबरी सुना दी। कहा कि तुम्हारी बहू उम्मीद से है और लगता तो यही है कि बेटा पैदा करेगी। माँ जी तो कमला दाई की बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, पर मुझे फिक्र हो रही थी कि मैं इस मुश्किल वक्त से अपने पति के बगैर कैसे गुजरूंगी। सास न जाने मेरे साथ क्या सलूक करे। फिलहाल तो वो बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, मगर आगे जाकर इन्हीं रिश्तों का भी तो कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल मेरे अब एहतियात के दिन शुरू हो चुके थे। मैं अपना ख्याल रखने लगी। मेरी सास भी मुझसे यही कहती कि तू बेटा पैदा करेगी जो इस घर का वारिस होगा और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा। मेरी सास हर वक्त ये बातें करती रहती तो मैं सोचने लगती कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। एक दिन शाम का वक्त था, मैं अपने कमरे में थी। भूख लग रही थी कि आशीष मेरे पास आया और बोला, भाभी क्या आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो बता दें, मैं ले आता हूँ। मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, तुम जाकर मुझे ताजा फल ला दो। मेरा देवर जैसे ही कमरे से निकला वो भागता हुआ किचन में गया। मैं समझी नहीं थी कि वो इतनी तेजी में क्यों गया है। फिर किचन से निकला तो उसके हाव भाव अजीब से थे। मैं अपने कमरे में ही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो आया तो उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। हाव भाव ऐसे थे जैसे वो पहले वाला आशीष नहीं रहा है। वो कुछ मजबूर सा लग रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा, आपके लिए ताजा फलों का जूस लेकर आया हूँ। मैंने कहा रख दो, मैं पी लूंगी। बोला कि आप अभी पी लें, फिर मुझे गिलास लेकर वापस भी जाना है। आपकी ऐसी हालत तो नहीं है ना कि आप चीजें उठाती फिरे। वैसे भाभी आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखा करें। ये कहकर मेरा देवर कमरे से बाहर चला गया।
पर मैं ये सोचती रह गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मेरी इतनी फिक्र करने लगा है। थोड़ी देर के बाद अभी जब मैंने जूस भी नहीं पिया था, वो भागता हुआ वापस आया और बोला, भाभी जी, पड़ोस से फोन आया है, भैया ने उनके फोन पर कॉल की है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हो गई। मैं अपने देवर के साथ घर से निकल पड़ी। वो मुझे पड़ोसियों के पास ले गया। उन्होंने अपना फ़ोन यानी कि लैंडलाइन फ़ोन रखा हुआ था, जिस पर अक्सर लोग कॉल करते रहते थे। मैंने अपने पति की आवाज़ सुनी तो बड़ी खुशी हुई। दबे छुपे शब्दों में मैंने उनको खुशखबरी भी सुना दी। ये सुनकर वो फूले ना समा रहे थे। बोले कि तुमने तो मेरी सारी थकन खत्म कर दी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी जल्दी ये खुशखबरी मिलेगी। फिर उन्होंने वादा भी किया कि वो जल्द ही छुट्टी पर घर आएंगे और मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे। उन्हें 6 महीने बाद छुट्टी मिलेगी। मैं भी खुशी खुशी घर चली गई। मुझे अपने पति की तरफ से हौसलादार आवाज सुनने को मिली तो दिल बाग बाग हो गया था। घर आकर मैंने देखा कमरे में वो जूस वैसा ही पड़ा हुआ था। तब मेरी सास कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी, बेटी, इतने प्यार से आशीष से तुम्हारे लिए जूस लाया था और तुमने पिया भी नहीं। मैंने उनसे माफी मांगी और जूस पी लिया। जूस पीने के बाद मेरी सास कमरे से बाहर चली गई, जबकि मुझे शदीद नींद आने लगी। मैं एक बार फिर से सो गई। सोते हुए पता ही ना चला जब मेरी आंख खुली तो शाम के 8 बज रहे थे। घड़ी पर वक्त देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मैं इतनी देर के लिए कभी भी नहीं सोती थी, वो भी दिन के इस वक्त। मैंने तो कभी कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं किया था। ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगा। सोचने लगी कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। जब भी सोना होगा कमरे का दरवाजा बंद कर दूंगी। फिर मैं जूस वाला गिलास उठाकर बाहर आई। किचन में आने से पहले ही मेरे देवर ने वो गिलास मेरे हाथ से ले लिया और बोला, अरे भाभी, आप क्यों इस तरह करती हैं? आप ज्यादा हरकत न करें। भैया ने कहा था कि आपका ख्याल रखना है। वो मुझे वापस कमरे तक छोड़ आया। मैं दोबारा अपने कमरे में बैठ गई। मैंने देखा था कि मेरी सास भी बड़ी ही बेसब्री से आने वाले मेहमान का इंतजार कर रही थी, पर हालात अलग दिशा में जा रहे थे। न जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने जा रहा है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह के करीब मुझे नींद आई तो दोबारा 8-10 बजे आंख खुली। मैं बाहर आई तो मेरी सास परेशान बैठी थी। मुझे देखकर एकदम अपना मुंह सीधा कर लिया और बोली, कैसी हो बेटी, उठ गई? तुम्हें नींद कैसी आई? सास के चेहरे पर अजीब सा भाव था। लगता था जैसे वो पहले वाली नहीं रही। अब तो उनके तेवर बदलने लगे थे। बेटी, मैं बहुत परेशान हूं। अचानक मेरी सास ने खामोशी को तोड़ा और बोली, क्यों परेशान है आप? मैंने वजह पूछी। निर्मला के घर में मसला चल रहा है बेटी। उसकी छोटी बेटी बीमार है। ऊपर से उसकी सास ने शोर मचा रखा है कि उसे एक बेटा भी चाहिए। कितनी बुरी बात है। बेटा या बेटी होना तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। न जाने लोग बेटियों से ही क्यों उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि वो उन्हें बेटा पैदा करके देगी। ये बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। लेकिन मेरी सास इस मामले में बहुत परेशान थी, पर मैं क्या कर सकती थी। खैर, दिन गुजरते गए। एक दिन शाम का वक्त था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले दिन बैठी थी। मेरा देवर मेरे पास एक बार फिर जूस का गिलास लेकर आया और बोला, भाभी, आपको पता है मैं ताजा फलों के जूस आपके लिए लाया हूं। आप पीते ही बहुत अच्छा महसूस करेंगी और रोजाना मुझसे फरमाइश करके ये जूस बनवाएंगी। ये सुनकर मैंने खुशी खुशी वो जूस सारे का सारा उसी वक्त पी लिया। मेरा देवर भी कमरे से हंसता हुआ चला गया। पर अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि मेरे पेट में बहुत दर्द उठने लगा। मुझे लगा कि शायद जूस पीने से दर्द हुआ है, पर ऐसा नहीं था। ये दर्द अजीब किस्म का था। मुझे देखकर लगता था जैसे मैं अभी मर जाऊंगी, पर मैं बर्दाश्त कर रही थी, ये सोचकर कि ऐसा तो इन हालात में होता ही है। लेकिन जब दर्द खत्म ना हुआ तो मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं। दिल बहुत भारी हो रहा था, यहाँ तक कि मैं बेहोश हो गई। मेरी तकलीफ इस कदर थी कि मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। मेरी सास दूसरे कमरे से आ गई। बोली कि तुम्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। फिर जैसे ही मुझे अस्पताल ले जाया गया, मेरी तो जैसे आंखों में नींद सी छाई हुई थी, या फिर उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपना शरीर हल्का हुआ महसूस लग रहा था, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मैंने नर्स से पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा खत्म हो गया है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चलती फिरती हो। नर्स की बात सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया। भगवान के लिए ऐसा ना कहें सिस्टर, मैं क्या करूंगी? मेरा पति परदेश में है, मैं दोबारा उम्मीद से भी नहीं हो सकती। मैं रो रोकर हलकान हो गई। बड़े डॉक्टर भी आ गए, मुझे तसल्ली देने लगे। बोले कि आप फिक्र ना करें, ऊपर वाला आपको औलाद की और खुशी देगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपकी जान को कुछ नहीं हुआ।
वरना तो ऐसे केस में औरतों की अपनी जान भी चली जाती है। ये बात सुनकर मेरे दिल को कुछ सहारा हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकती थी इसके अलावा कि मैं सब्र करूं। खैर फिर मैं खामोश हो गई और घर आ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। अगले ही दिन मेरे पति का भी फोन आ गया। मैंने सारी बात उन्हें भी बता दी। ये सुनकर वो भी सख्त परेशान हुए। बोले कि मेरी तो सारी खुशी मांद पड़ गई, घर आने का दिल ही नहीं कर रहा, मैं क्या सोचकर घर आऊंगा। ये कहकर उन्होंने भी मोबाइल बंद कर दिया। लगता था कि वो बहुत मायूस है, मुझे सहारा भी ना दे सके थे। कैसे देते, उनकी तो परेशानी आसमान को छू रही थी। मैं खामोश हो गई। मैंने और कोई बात नहीं की। घर आई तो मेरी सास के हाव भाव भी ऐसे ही थे। वो परेशान लग रही थी पर इतनी नहीं। फिर मुझसे कहने लगी कि बेटी तुम दिल छोटा ना करो, परमात्मा तूने और औलाद देगा, तुम जितना सब्र करोगी उतना ही अच्छा होगा। मैं खामोश हो गई। मेरा देवर आशीष मुझसे नजरें चुरा रहा था, जैसे उसने मुझे कुछ ना कहना हो। हालांकि ऐसे मामलों पर सभी दूसरों को तसल्लियां देते हैं, उनको सब्र करने का कहते हैं, पर आशीष इस तरह खामोश था जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान थी। पर फिर रफ्ता रफ्ता मुझे उसके रवैये में बदलाव साफ तौर पर नजर आने लगा। हुआ यूं कि वो मुझसे इस तरह छुपने लगा जैसे मेरा मुजरिम हो। न मेरे कमरे में आता, न मुझसे बात करता, ना ही मेरे लिए कोई फल लाता, बल्कि अब तो उसने ज्यादातर घर से बाहर रहना शुरू कर दिया था। मैं उसके सामने जाती तो वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेता या फिर अपने कमरे में चला जाता। अपनी माँ से भी बात नहीं करता था, खाना पीना भी कम कर दिया था। मेरी सास मेरी तरफ देखती तो कभी अपने बेटे की तरफ देखती। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मुझसे शर्मिंदा हैं। पर फिर वक्त गुजरता गया। 3 महीने बाद मेरे पति भी घर आ गए। उनसे शायद सब्र नहीं हुआ था। अपनी औलाद के जाने का सुनकर वो बहुत परेशान हो गए थे। घर आए तो मेरा गम कुछ हल्का हो गया था। कहने लगे कि भगवान हमें और औलाद देगा, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है, ईश्वर ने चाही तो मैं यहाँ पर ही सेट हो जाऊंगा। तुम देख लेना, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमारा अपना घर होगा, किराए के मकान से भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं अपने पति की बात सुनकर खुश हो गई थी। मैंने भी अपने दिल को तसल्ली दे दी। इतने में उनके जाने का वक्त आ गया था। वो 2-3 हफ्ते के लिए आए थे, फिर वापस चले गए। उनके जाने के दूसरे ही दिन मेरी सास ने ननंद को घर बुला लिया। कहने लगी कि ये उम्मीद से है, इसकी पहली औलाद है, बहुत ज्यादा परेशान है। अगर मैं इसे वहां रखूंगी तो इसकी सास इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी, इसलिए अपनी बेटी के लिए मैं इसकी सेवा पानी, रहने सहने का इंतजाम इसी घर में करूंगी। आखिर ये मेरे बेटे का घर है। मेरी सास बार बार यही बातें जता रही थी, पर मैंने अपनी सास की किसी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी सास का रवैया भी बिल्कुल बदल चुका था। बच्चा खत्म होने के बाद ना ही उन्होंने मुझसे कोई बातचीत खास तौर पर की थी, न मेरा ख्याल रखा था। आशीष का रवैया भी तभी मेरे साथ अच्छा था जब मैं उम्मीद से थी। अब सब लोग मेरी ननंद की सेवा करने लगे। मेरी ननंद सुबह शाम अपने नखरे उठवाती, मुझसे भी उसी तरह बात करती जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ, और जैसे कि वो लाखों करोड़ों की जायदाद का वारिस पैदा करने जा रही हो तो उसकी कदर की जाए। जितनी देखभाल मेरी सास ने अपनी बेटी की थी, उसके आधे से आधा हिस्सा भी मेरे लिए नहीं था, बल्कि मेरी सास मुझसे बात नहीं करती। मेरा देवर ही मेरा ख्याल रखता, मुझे चीजें ला कर देता। ननंद की देखभाल करने के लिए मुझे अक्सर किचन में जाना पड़ता। वैसे तो कामवाली बाई भी रखी हुई थी, पर मेरी सास अपने हाथों से ही ननंद को ज्यादातर चीजें बनाकर देती थी। उस दिन मैं इत्तेफाक से अचानक किचन में गई। जूसर मशीन के पीछे पड़ी एक पैकेट पर नजर पड़ी तो मैंने उसे उठाकर देखा। ये कुछ अजीब सा पैकेट था जिसमें पाउडर सा था। पाउडर को चख कर देखा तो वो मीठा था। मैंने उसे अपने पास रख लिया, सोचा कि देखूंगी कि इसमें क्या है। पाउडर काफी सारा था। मैंने उसे कमरे में लाकर रख दिया। उस पर किसी किस्म का नाम या जानकारी नहीं लिखी हुई थी। मैंने वही पाउडर अपनी माँ को दिखाया तो वो बोली, अरे बेटी ये तो बड़ा ही मशहूर है, इस इलाके में तो 40 सालों से ज्यादा चला आ रहा है। किसी औरत की इज्जत पर बात बन जाए या उसके यहाँ अनचाही औलाद आने लगी हो तो उसे ये देते हैं ताकि उसकी औलाद दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। माँ की बात सुनकर मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। ये वही जायका था जो मुझे अक्सर जूस में महसूस होता था। मेरे तो तन बदन में आग लग गई। क्या ये सब मेरे देवर की साजिश थी? यकीनन नहीं। मेरे देवर के पास तो जूस बनाने का वक्त भी नहीं था, लेकिन मेरी सास ने ही ये सब किया होगा। पर क्यों किया, ये मेरी समझ से बाहर था। मैंने सास से बदला लेने की ठान ली थी। सोच लिया था कि उनके साथ भी वही करूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया था, लेकिन इस तरीके से कि इल्जाम भी मुझ पर ना आए।
2-3 दिन गुजरे, मैंने अपने देवर को बुलाया, उससे लाख पूछने की कोशिश की कि वो जूस तुम बनाया करते थे वो कैसे बनाते थे, बड़ा मजे का होता था। अगर मुझे अभी भी बनाकर दे दो तो मैं पीऊंगी, ढेर सारा जूस पीऊंगी। मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, बदले में मैं तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। वो जूस बनाने का तरीका तो बता दो। इस बात पर आशीष परेशान हो गया, बोला कि मैं आपको बनाना तो नहीं सिखा सकता, मुझे माँ ही बनाकर देती थी। अब एक बात की तो जानकारी मिल चुकी थी, मेरी सास ने इसलिए ऐसा किया था कि मुझे उन पर शक भी ना हो और आशीष के हाथ से जूस फटाफट पी लूं। अब मेरे दिमाग में वो पूरा प्लान बैठ चुका था। मैंने अगले ही दिन घर में मशहूर कर दिया कि मैं दोबारा उम्मीद से हूँ। मेरी सास ये देखते ही बाहर से तो बहुत खुश हो गई। उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी पर आंखों में कुछ और ही था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे इस बात पर खफा है या मुझसे किसी बात का बदला ले रही है। मैंने अपनी सास को यह भी इशारा दिया कि इस बार भी मुझे बेटा ही पैदा होगा। 2-3 दिन गुजरे कि मेरी सास ने वो हरकत खुद शुरू कर दी। बाजार से ताजा फल मंगवाती, उनका जूस निकालती और आशीष के हाथ मुझे भिजवा देती। मेरी अपनी ननंद के साथ अच्छी दोस्ती थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है पर तुम्हें कुछ नहीं देती। उन्होंने मेरे लिए जूस बनवाया पर मुझे ही दिया। वो शायद तुम्हें ये जूस नहीं देती, तुम भी पी लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरी ननंद ने वो जूस फटाफट पी लिया क्योंकि उसकी माँ ने जो बनाया था। उसने खुद अपनी माँ को जूस बनाते हुए भी देखा था तो शक की गुंजाइश तो थी ही नहीं। जब मेरी सास ने मुझे वो जूस हाथ में थमाया था तब मेरी ननंद और मैं दोनों ही किचन में थे और उसके सामने ही मैंने अपनी सास से ये जूस लिया था तो मैंने उसके सामने कुछ मिलाया भी नहीं था। यूं मेरी सास तो चली गई, मेरी ननंद ने वो जूस पी लिया। मैंने तकरीबन 2-3 बार ऐसा ही किया। अलग अलग मौकों पर सास से वो जूस लेकर अपनी ननंद को पिला दिया और सास को ऐसे दिखाया जैसे जूस मैंने ही पिया हो। राम जाने मेरी सास क्या चाहती थी कि मैं हमेशा बेऔलाद रहूं। हालांकि ऐसा कोई सास नहीं चाहती कि उसकी बहू बेऔलाद रहे, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र होती है। पर अब जो होने वाला था मेरी सास ने सोचा भी नहीं था। 2-3 दिन बाद मेरी ननंद की हालत खराब हो गई, उसे अस्पताल ले गई। अब की बार चूंकि मैं भी उनके साथ थी, अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि आपकी बेटी ने बच्चा गिराने की गोली खाई है, तभी से ये सब हुआ है। मेरी सास ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया, जबकि मेरी ननंद भी बहुत परेशान थी। मेरी सास ने आकर मेरा गला पकड़ा और बोली, ये सब तेरा काम है। मैंने कहा, माँ जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे लिए तो वो मेरी बहनों जैसी है, बल्कि आप जो मुझे खाने पीने को देती थी वो भी मैं उसी को दे दिया करती थी। ये सुनकर मेरी सास का चेहरे का रंग उड़ गया। बोली कि तू मनहूस है, तूने जानबूझकर ऐसा किया है। उस जूस में तो बच्चा गिराने वाली दवा थी, तूने वो क्यों मेरी बेटी को दी? मैंने कहा, हाँ वो जूस तो आपने मुझे दिया था, मैंने अगर उसे दे दिया तो क्या बुरा किया? आपने मेरे लिए बुरा सोचा पर मैंने आपकी बेटी के लिए अच्छा सोचा ना। मैंने तो उसको इसलिए दिया था ताकि उसकी सेहत पर अच्छा असर पड़े। सास के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने बेटे को भी ये शिकायत नहीं लगा सकती थी, ना ही किसी और को ये कह सकती थी। छोटा बेटा तो पहले ही उनके राज को जानता था, लेकिन बड़े बेटे को बताकर अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी। यूं ये बात चुपचाप खत्म हो गई। पर मेरी सास ने एक सबक सीख लिया कि जब बेटी की गोद उजड़ती है तो बहुत दुख होता है। इसी वजह से मेरे ऊपर तले 3 बेटे हुए, पर मेरी सास ने दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं की, क्योंकि मैंने उन्हें सबक सिखा दिया था कि ऐसा करेगी तो फिर वैसा ही भरेगी। दोस्तों, आपके ख्याल में मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं? क्या मैंने गलत किया? मुझे अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।